आज हम आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में जो है आपको चौथा लेक्चर कराने जा रहे हैं। इसमें भी आपको लगभग 10 क्वेश्चन हम कराएंगे और पिछली सीरीज की तरह इसको भी आप लोग देखिए और जहाँ भी आपको डाउट लगे या जो भी चीज़ आपकी समझ में ना आए वो चीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, तभी हम समझ पाएंगे कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आती है, क्या चीज़ नहीं आती है। अगर जो चीज़ नहीं आएगी समझ में आपको तो वो हम देखेंगे कि हमने कैसे समझाया है और किस प्रकार आपको और अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक है, जितना अच्छा आप लोग जो है रिव्यू देंगे उतना अच्छा वीडियो बनाएंगे। और अभी जो है शुरुआत है, कोशिश करेंगे कि आपको बेटर से बेटर दें, हर लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जाएं। रेलवे की सीरीज ज़रूर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके रेलवे में ही आए हुए हैं, ये कई एग्ज़ामों में भी आए हुए हैं आपके, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आपके यूपी के एग्ज़ाम हो या आपके बीपीएससी के हों। सभी जगह जो है मैथ के क्वेश्चंस जो है सब जगह यही पूछे जाते हैं, ऐसे ही और ऐसे ही आते हैं। ठीक, तो अन्य एसएससी और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी इस सीरीज को देखें और पढ़ें और क्वेश्चन सॉल्व करें हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, तो हम सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए। मतलब जो विजयी हुआ उसको कुल मत का 48% मत प्राप्त हुआ, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए। जो विरोध में था उसको केवल 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। मतलब 6800 मत जो है कुल मत जितने रहे होंगे 100%, उसका 34% के बराबर विरोधी जो था उसको केवल 6800 मत प्राप्त हुए, यानी 34% मत प्राप्त हुए। तो यहाँ से आपको दे रखा है कि 34% बराबर 6800 के है, तो यहाँ से 1% निकालने हैं। तो 34 से कट जाएगा आपका 68, 34 दूनी 68 यानी 200। 1% में 200 मत होंगे। ठीक, तो 100% में कितना हो जाएगा आपका 20,000 मत। 200 और 100 का तो यानी कि 20,000 कुल मत थे, इसको 34% मिले थे, यानी कि 6800 मत। अब आगे क्या कह रहा है, कुछ मत अमान्य थे। ठीक है, हाँ, क्योंकि 48% उसको मिले और 34% इसको मिले, तो 48 और 34 अगर हम जोड़ लें, 48 प्लस 34 तो 8 4 12 और 4 3 7 1 8, टोटल 82% मत जो है वैध थे या मान्य थे और 18% अमान्य थे। तो 1% बराबर 200 मत है, तो 200 1% बराबर 200 मत, तो 18% मत। तो 1% बराबर 200 मत, तो 18% जो कि अमान्य है, तो 18% बराबर 18 गुणे 200, तो 18 दूनी 3600 मत जो है ये क्या है, अमान्य। 3600 मत अमान्य है। अब कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को विनिंग मार्जिन, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन मतलब कितने से वह जीता है, और अमान्य मतों की संख्या, तो अमान्य मतों की संख्या हम निकाल लिए हैं 3600। अब विनिंग मार्जिन क्या है, इनको 48% मिले और इनको कितने मिले -34%, तो यही विनिंग मार्जिन हो जाएगा। इनके बीच मार्जिन क्या है, तो 8 में से 4 गया 4, यानी कि 14% विनिंग मार्जिन है।
तो 14% बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुणे 200, यानी कि 14 दूनी 2800 मत। ये विनिंग मार्जिन हुआ। तो पहले क्या, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, पहले विनिंग मार्जिन और फिर अमान्य मत। तो 2800 और 3600, 2800 और 3600, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या दे रखा है, 2600 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 2600 के दो भागों में बांटा गया है। हम मान लेते हैं 2600 है, इसके दो भाग कर लें हम, x मान लें, दूसरा भाग y है। एक दूसरा तरीका भी है, उससे भी आप लगा सकते हो। एक भाग x मान लिया तो दूसरा भाग 2600 माइनस x, वो हो जाएगा। लेकिन उससे भी कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो आपको दोनों हम बता देंगे, लेकिन अभी इससे देख लीजिए x और y दो भाग। तो पहले भाग को क्या बोल रहा है कि पहला भाग साधारण ब्याज अगर देखें तो पहले भाग प्रतिवर्ष 10% की दर से, तो साधारण ब्याज SI, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन जो भाग है, एक सेकेंड, ये जो है गड़बड़ा जाता है, मूलधन और इंटू दर कितना है 10% इंटू समय 5 वर्ष बटे 100, और दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9%, दूसरा भाग y है, y का 9% बोल रहा है, 9% की दर है, और यहाँ पे समय कितना है 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर, मतलब इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक, ये दोनों के साधारण ब्याज, ये 6 वर्ष का और ये 5 वर्ष का, ये 10% की रेट से 9% की रेट से, इसको बराबर है। तो ये 100 से 100 काट लिया, ऊपर आ गया 50x, यहाँ कितना आ गया 54y। ठीक, तो x बटे y कर लें, x बटे y कर लें, तो x बटे y कितना आ जाएगा आपका, y नीचे गया है तो यहाँ पे 54 बटे 50, या बराबर आ जाएगा आपका, 2 से काट देंगे तो 27 बटे 25। अब देखिए, अगर ये दोनों x और y 2600 के भाग हैं, ठीक, और x और y का अनुपात कितना है 27:25, तो यानी कि अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें 27 और 25 को, तो वो 2600 के बराबर होना चाहिए। तो 25 और 27 कितना हो जाएगा आपका, ऐड करें अगर तो आ जाएगा आपका 25 और 27 52, यानी कि 52 यूनिट बराबर 2600 रुपये के हैं। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 26, 26 से भाग दे देंगे, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, और एक से कर लीजिए तो आ जाएगा 50। तो एक यूनिट का मान 50 आ जाएगा, 26 एकम 26, ठीक, 26 दूनी 52, 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 से कट करेंगे 100 को 50, एक यूनिट बराबर 50 के आ जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे कि 10% की दर पर उधार दी गई राशि याद कीजिए। तो उधार दी गई राशि 10%, तो 10% में कौन सा भाग है आपका x वाला ये, और ये x है कितना एक्चुअल में 27 यूनिट। तो एक यूनिट का मान 50 है, अगर एक यूनिट का मान 50 है तो 27 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 50 गुणे
27, इसको हल कर लीजिए। 0 5 सते 35 कि 5 हाथ आया 3, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 3 13, यानी कि 1350 रुपये आ जाएगा। 27 यूनिट वाला ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर y का पूछते तो y का भाई ये 54 यूनिट था, वो x आपका 54 यूनिट था, उस 54 कह रहे हैं 27 यूनिट, 27 यूनिट था। अगर y का निकालते हैं तो ये 25 यूनिट निकालते, तो 1 यूनिट का मान 50, तो 25 पंचे 125, 1250 आ जाता उसका भाग। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपका एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु, औसत की बात कर रहा है, 16.8 वर्ष है। लड़के और लड़कियों मिला करके कुल आयु, और लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सिंपल सा आप जो है इसको इसमें जो है जो आपका दोनों का औसत दे रखा है उसको आप बीच में रखिए, लड़कों और लड़कियों का 16.8, और यहाँ पे आपका लड़कों या लड़की किसी का भी लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। यहाँ आप जो है गर्ल्स का लिख लीजिए, यहाँ बॉयज़ का औसत लिख लीजिए। तो गर्ल्स का कितना है 18.2, और बॉयज़ का 15.4। तो आपको पता है कि औसत से औसत जब इसे निकालते हैं तो इससे इसको घटा देंगे और इससे इसको घटा देंगे। ठीक, एक बार ऊपर वाले से घटाएंगे, एक बार बीच वाले से घटाएंगे। तो जब इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखते हैं 12 यहाँ से ले लेंगे, 12 8 4.17 में से 16 1.4 इधर आ जाएगा। अब इससे इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 में से 8 में से 4 गया 4, और 16 में से 15 गया 1, तो दोनों का सेम ही आएगा, यानी कि 1:1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही कार्य किया। इस स्थिति में कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा, कुल कितने दिन का समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम जो है क्या करेंगे कि जो भी कार्य छोड़कर गया उसको हम मान लेते हैं कि उतने दिन, 5 दिन बी ने किया था बाद में, तो हम मान लेते हैं उसने 5 दिन काम किया, तो टोटल वर्क में उसका 5 दिन का काम जोड़ देंगे और दोनों को 1 दिन की क्षमता से भाग कर देंगे, तो वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका वही होता है। जैसे ए किसी कार्य को बोल रहा है कि 20 दिन में करता है और बी वही कार्य 30 दिन में पूरा करता है। अगर इनका एलसीएम लें 20 और 30 का तो कितना आ जाएगा आपका 60, तो 20 3 60, 30 दूनी 60, यानी कि ये 3 यूनिट 1 दिन में करता है, ये 2 यूनिट करता है। ठीक, और टोटल इतना है 60 यूनिट वर्क है। ठीक, अब कह रहा है कि किसी अन्य कार्य के कारण ये कार्य पूरे होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है, तो पहले छोड़ दिया और शेष 5 दिन तक बिना अकेले कार्य किया, यानी कि 5 दिन तक अगर ये होता
ना छोड़ता तो ए 5 दिन में कितना काम करता? एक दिन में 3 कर रहा तो 5 दिन में 15 यूनिट, यानी कि टोटल काम कितना है? 75 यूनिट। अगर है ए तो फिर दोनों यूनिट, मान लिया है कि ए है 5 दिन तो उसने 15 यूनिट काम किया, तो जब है साथ में तो दोनों का यूनिट से भाग कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे, 15 × 5 = 75, यानी कि 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इस स्थिति में कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। तो 15 दिन आपका ऑप्शन में चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है आपका एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। अंश जो है हर से 2 कम है, तो हर मान ले y है या x है, मान लीजिए x मान लीजिए, हर x है तो अंश x - 2। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम, हर से 2 कम हो गया। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है, अंश को यानी कि x - 2 को कह रहा है कि 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है, तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न, ये भिन्न है एक्चुअल में, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो वही भिन्न आ जाएगी। अब इसको देख लेते हैं, 3 से काट देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ठीक। यहाँ का मल्टीप्लाई कर लीजिए जो बचा है शेष, तो 3 से गुणा कर लीजिए यहाँ, तो 3 दूनी 6 और 6 का अंदर गुणा होगा तो 6x और माइनस 6 दूनी 12 बराबर 2x, ठीक। ये x का इधर हो जाएगा गुणा, 2x हो जाएगा। अब इसको इधर कर लीजिए, 12 को इधर कर लीजिए, तो 6x - 2x बराबर 2x माइनस कैसे आ गया? क्योंकि ये इधर आ गया और ये माइनस का था, इधर गया प्लस का, तो 4x बराबर 12। तो यहाँ से x = 3 आ जाएगा, 4 × 3 = 12, ठीक। अब 3 का मान यहाँ रख लेंगे तो यही आपका भिन्न आ जाएगा, यानी कि 3 - 2/3, यानी बराबर 1/3। तो इसमें 1/3 आ रहा है कोई, ये आपका आ रहा चौथा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। करके आप लोग भी देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेश से प्राप्त कुल आय 820 रुपये, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का आधा भाग, पूंजी कुल मान लेते हैं हम x है, मानना कुल पूंजी बराबर x रुपए, ठीक। तो आधा भाग x/2, 5% वार्षिक दर, 5% वार्षिक दर, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय, एक वर्ष के लिए, क्योंकि एक वर्ष के अंत में पूछ रहा है, बटे 100, ठीक। अब प्लस, क्योंकि कुल पूंजी अपनी पूंजी का 1/3 यानी कि x/3 भाग, इसको कितनी रेट पे? 8% वार्षिक ब्याज दर गुणे 1/100 और प्लस शेष हिस्सा 10%। तो
1/2 और 1/3। तो x में 1/2 वो x/2 और x/3 घटा देंगे तो शेष भाग आ जाएगा। तो घटा के देख लीजिए, x माइनस x/2 माइनस x/3, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6। तो 6x माइनस 2/3 3x माइनस 2x, यानी कि 3 2 5, 5x माइनस का है, 6x 5 है, 1x, x/6, यानी कि शेष भाग आपका बचेगा x/6। मूलधन गुणे दर कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे 10% गुणे समय 1 ही वर्ष है बटे 100। और ये सब मिला के बता रहा है कि 820 रुपये उसको मिलता है टोटल ब्याज। ये भी आपका साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज। तो जो ब्याज होगा उसका वही उसका क्या होगी कुल आय होगी जो ब्याज उसने प्राप्त किया है। ठीक, तो यहाँ पूंजी क्या है, पूंजी x रुपये है। तो अगर x की वैल्यू निकाल लें तो आपकी पूंजी आ जाएगी। तो यहाँ से देख लीजिए कि x/2, तो यहाँ पे आपका 5 से इसको 100 को काट दीजिए तो आ जाएगा आपका 5 से 20 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा आपका x/20 दूनी 40 प्लस यहाँ कटेगा कुछ, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से ये आ जाएगा आपका 25। तो 25 थी 75, ऊपर कितना आ जाएगा 2x और प्लस इसमें देख लीजिए 10 से ये कट जाएगा। ठीक, तो x बटे यहाँ कितना आ जाएगा 60 बराबर 820। ठीक, अब 40, 75 और 60 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 75 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 75 दूनी 150, 300, 300 से 40 कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा 3 40 जीरो और 4 जो है 4 से करेंगे 30 को डिवाइड तो नहीं कटेगा 300, तो 300 नहीं कटेगा तो 600 कर लेंगे, 600 कट जाएगा, हाँ 600 ले लेंगे। तो इनका एलसीएम टोटल आ जाएगा 600 और 40 से भाग कर देंगे तो ये जीरो कट जाएगा और 4 से भाग करेंगे तो 15 चौको 60, तो 15x, यानी कि 40 से जो है भाग करेंगे 600 को तो 15 आ जाएगा प्लस 75 से भाग कर लीजिए, 75 दूनी 150, 75 चौको 300, तो 75 छक्का 600, तो 6 दूनी 12, यहाँ 12 हो जाएगा। आठ बार जाना चाहिए है ना भाई। 75 दूनी 150, 75 तियाँ 225 और 75 चौको 400, 75 पंचे 475, 75 छक्का 75 8 बार जाएगा। हाँ 8 बार जाएगा तो 8 दूनी 16x आ जाएगा प्लस 60 से 10 ही बार जाएगा, इससे 15 नहीं, इससे 16 बार नहीं, सॉरी 16 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। लेकिन हाँ ठीक तो है, ऊपर 2 है ना, तो 8 दूनी 16 ही तो होगा। ठीक ठीक ठीक,
बराबर 820। अरे गुणा करके देख लीजिए, हमको कुछ शंका है। 75 और भाग करके देख लेते हैं 600 में। तो पहले जो है 75 यानी कि 25 से कर लें। 25 3 75, 25 दूनी 50 और कितना बचा 10 और 25 चौके 100 और 3 और 8 24 8। सही है। अब जो है आगे हल कर लेंगे हम लोग। आगे क्या करना है, इनको x को पहले जोड़ लीजिए सभी को। तो कितना आ जाएगा आपका 15 और 16 31 और 10 41। 41 41x बराबर 820 गुणे 600। 41 दूनी 82 2 आ जाएगा। तो x बराबर 6 दूनी 12, 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पढ़िए सब लोग और समझने की कोशिश करिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BC बराबर EC है और EE CD को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा? ठीक। तो इसका पहले फिगर बना लेंगे। थोड़ा बहुत आपको इसमें ज्योमेट्री की जानकारी होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप लोग लगा पाएंगे। ठीक। तो ये एक पैरेललोग्राम, ये समांतर चतुर्भुज आप जो है खींचेंगे। समांतर चतुर्भुज में शर्त क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। ठीक। तो समांतर चतुर्भुज, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी। ठीक। और समांतर भुजा जैसे A B C और D चारों भुजा मान लिया। अब क्या बोला है कि BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BC बराबर EC हो जाए। BC को E तक, इसको E तक बढ़ा दिया गया। यहाँ से BC ये बराबर इसके हो जाए। ठीक। चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, चिन्ह हमने लगा दिया। बात अलग कि आप लोग चारों भुजाएं ना समझ लेना कि चारों भुजाएं बराबर होती। इसमें थोड़ा हम इरेज करेंगे इसको। ओ यही पूरा इरेज हो गया। फिर से बना लेते हैं। अब जो है क्या बोला है कि A को E से मिला देंगे और यहाँ बिंदु P इसको काट रहा है। ठीक। तो प्रतिच्छेद कर रहा त्रिभुज AE का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा? ए क्या बोला? ABE इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो समांतर चतुर्भुज के किस भाग के बराबर हो, टोटल बराबर होगा, ये पूछा गया है आपसे। ठीक। तो अब देख लेंगे कि आपका जो है CBE का मध्य बिंदु है। C जो है BE का मध्य बिंदु हो जाएगा ये, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं। तो C जो है जब BE का मध्य बिंदु होगा तो तथा ये भी दिया है कि आपको AB समांतर CD है। ये AB जो है ये CD के समांतर है।
तो सी डी के समांतर है तो सी पी के समांतर भी होगा, चाहे आधी भुजा हो चाहे पूरी भुजा हो। तो ये भुजा इसके समांतर है, ठीक है। और पी सी डी का, पी जो है सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक। तो त्रिभुज हम देखेंगे सी पी ई, इसका क्षेत्रफल देखेंगे। तो त्रिभुज हम कह सकते हैं कि त्रिभुज सी पी ई का क्षेत्रफल या एरिया बराबर 1/3 चतुर्भुज, समांतर समांतर चतुर्भुज ए बी सी पी का क्षेत्रफल, ठीक। ये थ्योरी होती है कि जैसे ये भुजा समांतर है इसके, ठीक, और ये भुजा इसके बराबर है। तो ये ट्रायंगल जो है इसमें देखेंगे अगर, तो इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल जो होगा, जो ऊपर वाले त्रिभुज का पार्ट का क्षेत्रफल होगा, वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 नहीं होता, सॉरी 1/3 होता है, ठीक। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आपका 1/3 होगा, ठीक। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, भाई ये त्रिभुज आपका सॉल्व करने को बचा है सिर्फ। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हम देख लेंगे क्या होगा आपका। एक तो आपका ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों एंगल जो है बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर जो है ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है, नीचे वाली और ये, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ठीक। अब ये भुजा इसके बराबर है, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी कि सी ई बराबर ए डी, सी ई बराबर ए डी, ठीक। और ये चूंकि सी बराबर ए डी, और ये पता है कि ये जो है इसका मध्य बिंदु है सी डी, तो सी पी बराबर पी डी, ठीक। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, और प्लस ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, और ये एक कोण बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए डी पी सर्वांग सम त्रिभुज पी सी ई के, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपके, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए पी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए पी डी इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी डी का क्षेत्रफल बराबर, जब सर्वांग सम है तो इसका क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई पी सी का क्षेत्रफल। थोड़ा राइटिंग जो है इशू है, तो इसको धीरे धीरे हम सुधारेंगे, कोशिश करेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो आपको पता है कि जब इस त्रिभुज का बराबर क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है आपका 1/3 है, और इसका क्षेत्रफल बराबर है अगर, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका कि ये पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है, पूछा क्या है आपसे, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, ए बी ई का क्षेत्रफल, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसमें ये समांतर चतुर्भुज भी आ जाएगा और ये त्रिभुज भी आ जाएगा। तो इसका पूरे का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज के
एक सेकेंड। अगर इसको देखेंगे हम तो इस ए बी ई का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ए बी ई का क्षेत्रफल में आपको पता है कि इसमें जो ये बन रहा है आपका समांतर चतुर्भुज ए पी सी डी, वो ए पी सी बी, तो ए पी सी बी का जो है हम निकाल चुके हैं कि ए पी सी बी, ए बी सी पी चाहे कहें, चाहे ए पी सी बी कहें, चाहे ए बी सी पी कहें, क्षेत्रफल ये जो है इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 1/3 इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पी सी ई का क्षेत्रफल जो है 1/3 इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इससे ये ज्ञात होता है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ए डी पी और पी सी ई का क्षेत्रफल जो है बराबर है, इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को देखेंगे तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी ई के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल भी अगर हम क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो अगर इसको साथ में काउंट कर लेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका ये पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज ए बी ई के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक। तो इसके जो है क्या आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा। इक्वल का ऑप्शन कोई दे रखा है आपको? समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें थोड़ा आप लोगों को ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तभी जो है ये आपको आसान लगेगा क्वेश्चन। ज्योमेट्री की थ्योरी आना बहुत ज़रूरी है, चाहे सर्वांग समता प्रमेय हो और चाहे जो है किसी आपका ट्रायंगल की प्रमेय हो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक सेकेंड, ये 8वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसमें क्या बोला है। उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता हो। तो कमरे का ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका कि किसी भी इसको कमरे को आप एक तरह से घनाभ मान सकते हो। तो कमरे का जो है विकर्ण अगर आप देखेंगे तो जो भी आप ऐसे कमरा बना के देख लीजिए। एक सेकंड, बना पाते हैं कि नहीं। ये हमारा दोस्त एक ऐसे बनाता था, ये भी माय मिला लें, ऐसे मिला लें, इसको ऐसे मिला लें, इसको ऐसे मिला लें, ठीक। तो ये जैसे कोई कमरा बन गया आपका चारों तरफ से, तो हमेशा जो है इसका आपको दे रखा है कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें दे रखी हैं। तो जैसे ये पार्ट ले लो आप, ये कमरे को, तो ये आपकी लंबाई हो गई 10 मीटर और प्लस कमरे की चौड़ाई 8 मीटर, ये 8 मीटर हो गई, ऊंचाई 6 मीटर हो गई। तो आपको हमेशा क्या विकर्ण निकालना है। सबसे लंबा कहाँ रखा जाएगा, यहाँ से अगर लें ऊंचाई से तो इस यहाँ तक जो है आपका लगभग जो है कोई छत जो यही सबसे लंबी होगी, जो छत के एक कोने से नीचे के एक कोने सामने वाले कोने में नीचे पहुंच जाए।
तो इसका एक विकर्ण का फार्मूला होता है कि इसका विकर्ण होता है कमरे का विकर्ण, कमरे का विकर्ण यह होता है बराबर आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। इससे डायरेक्ट लगा लीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो हल कर लीजिए कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा प्लस 64 आ जाएगा प्लस 36 आ जाएगा, यानी कि टोटल आ जाएगा आपका अंडर रूट 200, यह आ जाएगा आपका 10 रूट 2 सेंटीमीटर, ओ सॉरी मीटर। तो कमरे का विकर्ण आपका ये आ जाएगा। ठीक, अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेंगे आपका। रूट 3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। रूट 3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज का आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी। रूट 3 भुजा वाले रूट थ्री सभी भुजाएं रूट 3। ठीक, परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है इसका, अगर परिवृत्त बनाए तो क्या होता है ऐसे, तो मध्य बिंदु से अगर ये छुएं तो यही उसका परिवृत्त होता है। तो इसका एक परिवृत्त का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि परिवृत्त की त्रिज्या बराबर ये होता है आपका भुजा क्यूब बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपको फार्मूला पता होगा, रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो रूट 3 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रूट 3/4। अब इस फार्मूले में रख लीजिए। तो भुजा क्यूब का मतलब क्या होता है, रूट 3 का क्यूब, तो रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हम फिर से लिख लेंगे रूट 3। ठीक, तो तीनों भुजाएं हो गई यहाँ पे, और उसके बाद 4 गुणे इसका क्षेत्रफल रूट 3/4। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा आपका, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा। और ये 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब ये होता है कि रूट 3 गुणे रूट 3, रूट 3 को गुणा करेंगे तो वो भी 3 के बराबर हो जाएगा। तो इससे भी आपका ये दोनों कट जाएंगे और ये बराबर 1 आ जाएगा आंसर। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो ये सभी को मालूम है इसको हल करने का तरीका कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 से इसको हल करते हैं। इसी फार्मूले से सब लोग इसको लगाते हैं। तो x एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है
और 40% की फिर कमी कर दी जाती है। तो यहाँ पे अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फिर से 40 गुणे 40 1600 माइनस का आ जाए बटे 100। तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 16, यानी कि 40 से 40 कट जाएगा आपका -16%। तो क्या आ जाएगा आपका, कमी आ जाएगी 16% की कमी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी आप कमेंट करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ जीएस का भी मैटर लाया जाए क्लास में, और जो है आपका जीएस का भी कुछ क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के हम हल कराएंगे, और आपको जो भी जीके का स्पेशली पार्ट जीके का, तो वो आपको सॉल्व कराएंगे हम। ठीक है, जीके मतलब जनरल नॉलेज, वो सबसे ज़्यादा जो है आपका रेलवे एग्ज़ाम हो चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, 2-4 क्वेश्चन उसके आने ही आने हैं। ठीक, और कंप्यूटर, तो ये जो है हम धीरे धीरे आपको इसका भी लेक्चर लाएंगे और आपको इसी तरह जो है आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करेंगे।